और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आद्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। अमेठी दौरे पर पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गौरीगंज स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, कृषि और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अमेठी पहुंची प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। सभी पत्रकार भाइयों का हमारा नमस्कार है। अमेठी में पहला स्वागत, अभिनंदन है। और आप सभी लोगों से कहेंगे कि हमारे मोदी जी ने जो 12 वर्ष पूर्ण किए हैं वो सराहनीय प्रयास रहा भारत को विकसित बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विकास की गति देने के लिए, वैश्विक पहचान बनाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक जो कार्य उन्होंने किए। और एक संकल्प लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तभी वो सिद्ध होता है। और मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया उसके अंतर्गत जो 12 वर्षों में कार्य किए उसमें हम समझते हैं प्रथम स्थान उनका है। नेहरू जी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और इसके लिए मोदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष पूर्ण किए, उसके लिए जो विकास को गति दी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक है। जो हमारी कार्यकारी योजनाएं हैं, जो हमारा जन विश्वास और सुशासन रहा है, उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि 2014 में मोदी ने जो भरोसा मोदी जी पर दिखाया गया तो 2019 तक बिल्कुल पहले से ज़्यादा और भी आया और हम पूरा बहुमत लेकर हमारी सरकार बनी और मोदी जी ने आगे निरंतर विकास की जो गति दी है। वैक्सीन मित्र बनकर उन्होंने कोरोना काल में भी हम सभी लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाई है। साथ ही साथ नारी बंधन अधिनियम पारित करके नीति निर्धारण में बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल कायम की है, इसमें हम ये कहेंगे कि साथ साथ बहनें आगे भी बढ़े और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं इटावा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह खुद को क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराता था और जेल भेजने की धमकी देकर पैसे वसूलता था। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फोन कर पुलिस सायरन बजाकर लोगों को ये कहते थे कि उनके खिलाफ अश्लील या प्रतिबंधित सामग्री देखने का मामला दर्ज होने वाला है। गिरफ्तारी के डर से लोग उनके खातों और यूपीआई पर पैसे भेज देते थे। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को जेल भेज दिया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। देखिए, ये इटावा पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपदीय जो साइबर थाना है और साइबर सेल है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण गैंग पकड़ा गया है। ये साइबर सेल जो है, इसको प्रतिबिंब पोर्टल पे जो शिकायत प्राप्त होती हैं उस शिकायतों के विश्लेषण से एक ऐसे गैंग का पता चला जो हमारे स्थानीय जनपद का रहने वाला है। थाना बरथना के 5 लोग हैं, इसमें एक बकेवर थाना क्षेत्र का है। इनके द्वारा बड़े स्तर पर साइबर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। ये आज 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, 15 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड तथा साइबर ठगी से अर्जित 24,800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में ये रैंडम कॉल करते हैं और उनको अश्लील कंटेंट देखने के लिए या गंभीर मुकदमों में फंसाने के लिए धमकी देते हैं और अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हैं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं ये सामान्य पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने इसमें से कुछ लोग पहले तमिलनाडु में काम भी किए हुए हैं और इसके बाकायदे इन्होंने अपने आप से मोबाइल फ़ोन पर सीखा, अपने रिश्तेदारों से सीखा कुछ, वो भी हमारे वांछित हैं और उसी आधार पर ये लगातार ठगी का काम कर रहे थे। आज थाना भरतना पे इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या इन 6 आरोपी के
अलावा कोई और भी इनकी अभी इनके गैंग में और भी लोग हैं, वो भी प्रकाश में लाए जाएंगे। जैसा कि आरोपी ने अभी बताया है कि उनके रिश्तेदार से सीखा गया है, क्या उन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। वहीं कानपुर में मानसून से पहले नाला सफाई को लेकर नगर निगम के दावों पर महापौर प्रमिला पांडे ने सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने 80% नालों की सफाई पूरे होने का दावा किया, लेकिन महापौर इन दावों से संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने साफ कहा कि अब वो खुद नालों का निरीक्षण करेंगे। नगर निगम मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने 15 दिन के भीतर 100% नाला सफाई का भरोसा दिया, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए महापौर ने चेतावनी दी कि सिर्फ कागजी दावे नहीं, जमीन पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जहां लापरवाही मिलेगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं अपने पारिवारिक थोड़ी सी समस्या से मैं शहर से थोड़ा दूर हूँ, दिल्ली हूँ। मेरे पति की तबीयत थोड़ी सी खराब है, अब तो ठीक हो रहे हैं। तो वहाँ मेरे को बहुत फोन आता था नाले के सिल्ट के लिए और नाले की सफाई के लिए। तो मैं पर्सनली वहाँ से आई थी। मैं 9 तारीख को यहाँ बैठक किया। इन लोगों ने बोला कहीं 70% नाला साफ है, कहीं 80%। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं फिर आऊँगी तो सीधे मैं नाला देखने जाऊँगी। आज मैं बांसमंडी नाला देखने गई, न स्वास्थ्य विभाग का नाला साफ है, न इंजीनियरिंग विभाग का। तो आज फिर मैं नगर आयुक्त से कहूँगी कि अभी मैंने एक जोन देखा, अब इसके बाद मैं फिर आऊँगी तो फिर मैं हर जोन में जब तक मैं देखूँगी नहीं, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि नाला साफ। इसकी क्या मुख्य वजह मानती हैं? क्योंकि बरसात का ये मुख्य वजह, सबसे बड़ा मुख्य वजह ये है कि अतिक्रमण बहुत है। अब आज जैसे मैंने वहाँ गया, मैं इसलिए अधिकारियों को ज़्यादा नहीं डांट खिला रही हूँ कि अभी मैं बांसमंडी गई, सारे नाले के ऊपर पक्के बन गए हैं और उसके ऊपर सब बांस रखे गए हैं। तो अधिकारी जब जाता है तो उसको हड़का के भगा दिया जाता है, काम हो नहीं पा रहा। आज हमने अपने चीफ से बोला कि सबको एप्लीकेशन दीजिए, लेटर दीजिए, नहीं कि फिर उसके बाद मैं आऊँगा या आऊँगी तो उसको मैं गिराऊँगी। नाला तो मुझे साफ चाहिए, ठीक है। तो ये था आज की स्थिति। क्या मुख्य वजह मानती हैं? आपके द्वारा अतिक्रमण लगातार हटाया जाता है। नहीं, हम भाई मैं इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर से भी मैंने एक बार जो हमारे मंत्री हो गए यहाँ पर थे, तो मेरी उनकी बात हुई थी। तो मैं पहले जैसे है उसको मैंने जब अतिक्रमण हटा करके भी उनको हमने फ़ोटो भेजा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज जिस तरीके से जो स्थिति बनी है, जो मैं आकर बांसमंडी जाके देख के आई हूँ कि जितने में दुकान है उसका 10 गुना कब्जा है, 10 गुना। तो आज वो कह रहे हैं, मैं आज गई थी तो आज मैं नगर आयुक्त को आदेशित करूँगा, अगर हमारी जगह है तो उसको उनको नोटिस दो, और अगर वो नजूल की भी जगह है, क्योंकि वो रेलवे की जगह है, क्योंकि पहले हम लोग जाते आते रहते थे तो रेलवे की जगह है। इस तरीके से इतना अतिक्रमण, क्योंकि जो नाला हमारा बड़ा सा था वो क्या कहते हैं उस पर सब पे अतिक्रमण है, तो उसको मैं किस तरीके से साफ। आज मैंने सबसे अपील की है, सबसे मैंने प्रार्थना की है कि आप अपने मन से हटा लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसको उनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको मैं हटाऊँ नहीं, साफ नहीं होगा। आज मैं जोन 1 देखी हूँ, फिर मैं अब आऊँगी तो जोन 2 देखूँगी। आप लोगों को मैं सूचित कर दूँगी, मैं आपको वहाँ बुला लूँगी। वहीं महोबा पहुंचे प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया। साथ ही अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बाद में उन्होंने निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन का निरीक्षण कर गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्रम मंत्री ने सरकार की योजनाओं को जनता के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान और युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बोलने वालों को जनता जवाब देगी। इसके बाद निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने 3 से 65 दिन काम करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 3 से 65 दिन बराबर काम करते हैं और हफ्ते में पूरा काम करते हैं और पूरा 12 महीने काम करते हैं।
ऐसे कार्य, चाहे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मैं सबका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी होंगे जो रात दिन मेहनत करके केवल 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा काम करते हैं। मानवर पत्रकार महोदय, हमें खुश होना चाहिए कि आप हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे मित्र भी हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, ना ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा है। जो आज हमारे पत्रकार महोदय सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और हमारी जनता जीरो टॉलरेंस पर चल करके आज गुंडा राज को ख़त्म कर दिया गया है और जो गुंडागिर्दी करता था वो अब पूंछ तक नहीं हिलाता है। वहीं कासगंज में भाजपा कार्यालय पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जन धन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनावी बेईमानी वाले बयान पर पलटवार करते हुए एमएलसी ने कहा कि जब पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तब विपक्ष बेईमानी की बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि चुनाव पहले जैसी ही प्रक्रिया से हुए हैं और भाजपा की जीत को बेईमानी बताना जनता के जनादेश का अपमान है। भाई आज जो प्रेस वार्ता रखी है किस संबंध में रखी है, क्या है? सार्थकता विकास की कुंजी है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन कर लो। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? इस तरह का आरोप जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी, जैसे बिहार बंगाल पे भी लगाया था अखिलेश यादव ने सभा के दौरान कि बिहार को लूटा और बंगाल में बेईमानी की, क्या कहेंगे उसको लेकर? और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है फिर नहीं बोलते। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती थी, जिस पद्धति से चुनाव पहले होता था उसी पद्धति से अब हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वो बेईमानी हो गई। बंगाल के लोग हतोत्साहित थे, परेशान थे। वहाँ बांग्लादेश के लोगों के द्वारा जो आतंक मचाया जाता था, अराजकता पैदा की जाती थी, उससे हमारे देश की संस्कृति पर जो कराघात हुआ है, कुंठित होकर सब समाज के द्वारा वहाँ एकत्रीकरण हुआ और होने के बाद उन्होंने टीएमसी की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। वहीं झांसी जनपद के प्रभारी मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहली बार झांसी दौरे पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने जिले में बिजली और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की हिदायत दी। वहीं मीडिया से बातचीत में जयवीर सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी विस्तार से गिनाया। करेंगे चीज और अंतिम ये रहेगा कि सारी योजनाओं के लिए या जो लाभार्थी हैं, विकास योजनाएं, इनके लिए जगह जगह, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक चिन्हित करके महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन पे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी कैंप करके संपूर्ण रूप से रात को चौपाल करेंगे और उन चौपाल में जो भी वहाँ के लोग लाभार्थी हैं, जो समस्याएं, उनको वहीं समाधान करके हमारा प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों उसका समाधान करने का काम करेंगे। अभी एक बात आई थी कि ब्लड की कमी, मेडिकल कॉलेज ब्लड की कमी की बात आई थी, तो हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ ज्वाइंट निर्णय लिया है कि सभी लोग ब्लड डोनेशन का एक अभियान चला करके शुरुआत करेंगे ताकि आम लोगों को भी संदेश जाए कि रक्तदान महादान, जिससे कहीं भी किसी मरीज की खून की कमी से जान न जाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी लोग सहमत हैं, ये अभियान चलाने का काम होगा। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
यहाँ एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और पूरे मामले की जानकारी दी। घटना थरियाव थाना क्षेत्र की है, जहां हसवा चौकी पहुंचकर युवक ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी ही बहन की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदीप यादव ने अपनी 19 वर्षीय विवाहित बहन रंजू यादव का गला दबाकर हत्या की। शुरुआती पूछताछ में आरोपी की बहन ने संबंधों को लेकर शक होने की बात कही। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज रात हसवा चौकी थाना थरियाव में एक युवक जिसका नाम संदीप यादव है, उम्र करीब 22 वर्ष, वो चौकी पर आता है और उसके द्वारा बताया जाता है कि उसके द्वारा कल रात्रि को उसी की बहन को वो ससुराल से उसके लेने गया, जो ससुराल उसका राधानगर थाना क्षेत्र में था, और उसको वो अपने मायके जो थरियाव थाना क्षेत्र में है वहाँ पर लेकर आ रहा था। और रास्ते में उसने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या करी और पास के कुएं में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। ये सूचना पाते ही जो स्थानीय पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए तुरंत जो परिजन हैं युवती के उनको संपर्क किया और उनको ले जाकर घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर शव की बरामदगी हुई। शव की बरामदगी होने के बाद युवती के परिजनों की सूचना पर उसी के भाई के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें ये तथ्य सामने निकल के आए हैं कि इसकी बहन की जो शादी है, जो मृतका है, उसकी शादी करीब 1.5 महीने पहले हुई थी और उसका जो संबंध था वो किसी दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ था और इसके भाई को ये अंदेशा था कि वापस से इसकी बहन अपना घर छोड़कर उसी युवक के साथ जा सकती है। दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत में जब युवती नहीं मानी और वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, तभी ये घटना कारित हुई है। उसके भाई ने उसका गला दबाया है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसने कुएं में फेंक दिया है। क्योंकि युवक स्वयं ही चौकी पर आया था तो वो पुलिस की हिरासत में है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमेठी नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर हल्की सी बारिश ने खोल दी है। गौरीगंज रोड स्थित प्राचीन देवी पाटन मंदिर में गटर का गंदा पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। हैरानी की बात यह है कि गंदा पानी मंदिर परिसर में नहीं बल्कि गर्भगृह तक पहुंच गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के सौंदर्य के लिए शासन के से करीब 1,52,00,000 रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि नगर पंचायत को भी लाखों रुपए मिल चुके हैं। इसके बावजूद जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले वर्ष भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया। अब श्रद्धालुओं ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग उठाई। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले अमेठी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूथ कांग्रेस और NSUI के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया। लखनऊ कूच की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेताओं को उनके घरों से बाहर निकालने से रोक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह, प्रांजल तिवारी समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर रखा गया। NSUI ने नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के समर्थन में विधानसभा घेराव ऐलान किया था। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। वहीं प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। इस कार्रवाई के बाद जिले का सियासी माहौल गर्म हो गया है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं अमेठी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपको आप ही के घर में नजरबंद करके रखेंगे। ये पूरी तरीके से आज पहला दिन नहीं है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को, प्रशासन को आगे करता है। आज पहला दिन नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे रहे अमेठी के, प्रदेश के। जिस तरीके से आज इनका, हमने दरोगा जी से, इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि मुझे रात के 12 बजे कौन सा नोटिस लेकर, कौन सा गुंडा था, कौन सा माफिया था, आपने मेरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया। मेरे घर में घुसकर मेरे ही घर में मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा इसलिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुंडा हूं, माफिया हूं? तो कुछ बोले ही नहीं। बोले कि ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश मतलब बीजेपी सरकार का आदेश है। नीट पेपर में जिस तरीके से धांधली हुआ था, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र इकट्ठा हो रहे थे। NSUI का प्रोग्राम था। NSUI के लोग इकट्ठे होकर विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, योगी जी को घेरने जा रहे थे। लेकिन प्रशासन इतना डरा, मतलब प्रशासन, बीजेपी सरकार इतना डरा कि प्रशासन के दम पे
हमें यहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया क्योंकि मैं निकल ना पाऊं, मैं जा ना पाऊं। अरे भाई, नीट पेपर में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उससे तमाम युवा ने अपने जान को न्यौछावर किया, अपने सुसाइड किया। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? जो बच्चे 4 से 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे और एक मिनट में उनके पेपर, उनके कैरियर को खराब कर दिया जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं। आप एक पेपर नहीं ठीक से नहीं करा पा रहे हैं और देश चलाने की बात कर रहे हैं और हमें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे मेरे ही घर में हाउस अरेस्ट किए। हम सब डरने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल हम ये जिस तरीके से आपने तानाशाही करके मेरे साथ गलत काम किया, ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। तमाम छात्रों के साथ, युवा साथियों के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूं। मैं उनके लिए अपने जान पे कुर्बान करके उनके लिए संघर्ष के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से योगी सरकार पुलिस के दम पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के आज आह्वान पर हम सब राजभवन का घेराव करने जा रहे थे और जिस तरीके से योगी की पुलिस रात्रि से बिल्कुल कैद करके रखी हुई है, मेरा सरकार से बस 2-3 प्रश्न है। क्या युवाओं की आवाज उठाना पाप है? क्या युवाओं और छात्रों की आवाज उठाना पाप है? और अगर ये पाप है तो हम कांग्रेस वाले, हम ये एनएसवाई के छात्रों के साथ ये पाप करते रहेंगे और योगी सरकार को बता दें हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम न कभी डरे हैं न हम कभी डरेंगे। वहीं केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं अखिलेश यादव के 2027 के चुनाव संबंधी बयान को लेकर मंत्री ने कहा कि उनकी टिप्पणियां हताशा और निराशा का परिणाम है, क्योंकि उन्हें भाजपा की जीत साफ दिखाई दे रही है। वो तो हताश और निराश व्यक्ति है ना, इनको ये पता हो गया है, अभी से जानते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार है। हम लोकतंत्र में आस्था और विश्वास करते हैं। हम चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दुहाई नहीं देते। हम संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाते, हम प्रशासन पर आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने लोग जो संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर आरोप लगाना, कभी ईवीएम पर आरोप लगाना, कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, ये देखते हैं उनकी निराशा का परिणाम है और जनता उनको नकार चुकी। आम आदमी पार्टी के और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।